नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं 2009 का जो आरटी है उसके अंतर्गत जो प्रमुख धाराएं आती हैं तो उन धाराओं के बारे में बात करते हैं। धारा फर्स्ट कहती है कि बच्चे से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो बच्चा 6 से 14 वर्ष का है उस पे कोई भी परीक्षा शुल्क, स्कूल शुल्क, ट्यूशन फीस इत्यादि कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो धारा सेकंड कहती है कि इसमें निम्न शब्दावलियों को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा आती है जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। ठीक है। आगे की बात करें वहां यहाँ पे शिक्षा को समवर्ती सूची का एक विषय बनाया गया है। ठीक है। अब आगे बात करें, अनुवीक्षण प्रक्रिया जो होती है वो प्रवेश प्रक्रिया है, यानी किसी भी छात्र को आप प्रवेश करने से मना नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है उन वंचित वर्ग विद्यार्थियों के लिए जो किसी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां वो पिछड़े हैं, तो इन बच्चों को हमें विद्यालय में लाना है और इनको उसी स्तर से पढ़ाना है जिस स्तर से सामान्य बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको धारा 1 और धारा 2 के बारे में बताया। अब यहाँ पे आगे हम बता रहे हैं आपको धारा 3, 4, 5 यानी टोटल मिला के 38 धाराएं हैं। इसमें जो धाराएं हैं हमारी वो 38 धाराएं हैं। ठीक है। अब एक अनुसूची शामिल है। ठीक। तो अब हम आपको 38 की 38 धाराएं आज बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे धारा नंबर 3 कहती है कि अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा और नो फीस। ये हमने बता दी है कि बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी और इन पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। धारा 4 कहती है ड्रॉप आउट बच्चों जो विद्यालय से बाहर है तो उन बच्चों को उनकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। ड्रॉप आउट बच्चों को या और किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ये बात भी इस धारा में आगे बताई गई है। धारा 5 कहती है कि विद्यालय छोड़ने पर टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को तुरंत देने का प्रावधान है। ये पूरी जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास होगी। ठीक है। विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है वो अगर बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए क्लास 1 to 5 तक स्कूल है और वो अब दूसरी कक्षा में जाना चाहता है, दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है कक्षा 6 में पढ़ने के लिए, तो उसको टीसी नहीं रोकी जाएगी, उसे तुरंत जल्द से जल्द टीसी देने का प्रावधान है। ठीक है। अगली बात कह रहा है धारा 6 में कि कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात कह रहा है कि 6 से 8 तक जो विद्यार्थी पढ़ते हैं कक्षा 6 से 8 तक, तो 2 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय होना चाहिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर का दायरा, 1 किलोमीटर के रेंज में विद्यालय हो। ठीक। और 6 से 8 में 2 किलोमीटर के रेंज में विद्यालय होना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे यहीं पे आपकी दोस्तों धारा 7 कहती है कि केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात क्या है। तो केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात यहाँ पे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अनुसार केंद्र सरकार 55 और राज्य सरकार 45 देगी। यानी अगर 100 रुपए देती है तो 55 रुपए राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, और 45 रुपए राज्य सरकार देगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ पे 65% है केंद्र सरकार का और 35% है राज्य सरकार का। यहाँ पे अगर अनिल बोर्दरी कमेटी के अनुसार बात की जाए तो 68% है यहाँ पे केंद्र का और 32% है राज्य सरकार का। अगर वर्तमान में आपकी बात की जाए तो 60% का खर्चा राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राज्य सरकार का। धारा 8 में क्या है कि समुचित सरकार के कार्य इसमें वर्णित है। धारा 8 में समुचित सरकार के कार्य वर्णित है। आगे हम बात करते हैं यहीं पे धारा 9 और 10 की। ठीक है। धारा 9 में क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे धारा 9 क्या कह रही है। धारा 9 कहती है स्थानीय निकाय के कर्तव्य बढ़ रहे। धारा 9 कहती है कि स्थानीय निकायों के कर्तव्य बढ़ रहे। स्थानीय निकायों के कर्तव्य वर्णित। ठीक। धारा 9 में है स्थानीय निकायों के कर्तव्य वर्णित। ठीक। अब यहाँ पे धारा 10 कहती है, धारा 10 कहती है कि यहाँ पे अभिभावकों के भी
कार्य हो गया। अभिभावकों का क्या कार्य होगा? धारा 10 में अभिभावक के लिए है, तो अभिभावक के लिए यहाँ पे कि बच्चों को क्या करेंगे? अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजे, ये कर्तव्य है धारा 10 के अंदर अभिभावक को। आगे धारा 11 कहती है, धारा नंबर 11 है, ये कह रही है कि 3 से लेकर प्रारंभिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष तक बालक कहां अध्ययन करेगा? आंगनवाड़ी केंद्र में। कहां? आंगनवाड़ी केंद्र। ठीक है, यानी कि जो प्ले ग्रुप सरकार ने बनाया है तो वो कब बनाया है? यानी 3 से 6 वर्ष का बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में पहले पढ़ने जाएगा। ठीक है, उसकी जो पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है, पूर्व प्रारंभिक शिक्षा को हम प्ले ग्रुप बोलते हैं, तो ये 3 से 6 वर्ष में आंगनवाड़ी के अंतर्गत पढ़ने जाएगा। ठीक है, और धारा 12 में जो प्रावधान है, धारा 12 कहती है कोई भी सरकारी शिक्षक धारा 12 कहती है कि जो प्राइवेट स्कूल है हमारे, प्राइवेट स्कूल वो 25% का आरक्षण देंगे उन गरीब बच्चों के लिए। ठीक है, जो गरीब, दुर्बल या वंचित वर्ग से आते हैं, तो 25% जो सीटें हैं वो प्राइवेट स्कूल को रखनी पड़ेंगी। इनके लिए, उन बालकों के लिए जो गरीब हैं, वंचित हैं या पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल क्या करेगा? 25% आरक्षण देगा। ठीक है, और धारा 13 कहती है कि बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, धारा 13 क्या कह रही है? धारा 13 कहती है कि बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ये है धारा 13 में कि बच्चों से नो फीस, यानी कि नो फीस हमने आपको ऊपर बताया था 2 बार, बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये होगी हमारी धारा 13। तो धारा 13 में यहां तक बताया कि बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, अब अगली धारा आती है हमारी धारा 14। क्या कहती है? धारा 14 कहती है दोस्तों, यहां पे धारा नंबर 14 कह रही है कि जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर, अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसे स्कूल में प्रवेश के लिए रोका नहीं जाएगा। उसे प्रवेश पत्र, वो प्रवेश देना होगा। मतलब जन्म प्रमाण पत्र न होने पर भी बालक को प्रवेश देना होगा। ठीक है दोस्तों, धारा 14 के अंतर्गत जो बच्चे क्या है, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, उनको भी हमें प्रवेश देना पड़ेगा। और धारा 15 में क्या है? धारा 15 कह रही है धारा 15 कहती है कि प्रवेश की जो अंतिम तिथि है, प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। 30 सितंबर होगी। ठीक है, अंतिम तिथि कितनी होगी? 30 सितंबर होगी, क्योंकि सरकार के पास इसके आंकड़े पहुंच जाएं। ठीक है, अब बात करें कि धारा 16 को, तो धारा 16 में भी कहा गया है कि किसी बच्चे को प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी होगी धारा 16। धारा 16 में किसी बच्चे को प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। धारा 17 में आ जाओ। धारा 17 क्या कहती है? हमने पीछे आपको इसीलिए सबसे पहले 2009 का नियम के बारे में बताया था, तो कुछ चीजें थी जो यहाँ पे रिपीट हो रही है। जैसे धारा 17 में किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
किसी भी बालक को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, धारा 17 कह रही है किसी भी बालक को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ना ही उनसे अपमानजनक शब्द कहे जाएंगे। आगे बात करते हैं धारा 18 का। इसमें धारा 18 हमारी कह रही है कि अगर कोई प्राइवेट विद्यालय चला रहा है और उसके पास मान्यता नहीं है, तो उसकी मान्यता के, अगर उसके पास मान्यता नहीं है दोस्तों, ये हमारी है धारा 18, ये कहती है बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चला सकते। ठीक है, नहीं तो दंड का जो प्रावधान है हमने आपको बताया था 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप पे जुर्माना पड़ेगा अगर आपने बिना मान्यता के आपने उसमें पढ़ाया है। और धारा 19 कहती है हमारी, धारा नंबर 19 क्या कह रही है, धारा 19 कह रही है कि विद्यालय के जो मानक हैं उन्हें आपको पूरा करना होगा। अगर कोई विद्यालय पूर्व में चल रहा है, पूर्व में जो विद्यालय चल रहा है तो निम्न मानक 3 वर्ष में पूर्ण करने होंगे। वो आपके 3 मानक कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों, तीन मानक है तो 3 वर्ष में पूर्ण करने होंगे। तो 3 वर्ष में क्या क्या होना चाहिए हमारे स्कूल में, मैदान, पुस्तकालय, शौचालय, मैदान, पुस्तकालय, शौचालय, कार्यालय, रसोई घर इत्यादि। ये चीजें विद्यालय में जरूर होनी चाहिए जो होती है, मैदान, पुस्तकालय, शौचालय, ठीक है, कार्यालय, रसोई घर, पानी की व्यवस्था, पानी, ठीक है, ये चीजें हमारी होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे धारा नंबर 20 की। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें धारा 20 की, तो धारा 20 कहती है कि केंद्र सरकार द्वारा मानक में, जो विद्यालय के मानक है उनमें मानकों में बदलाव कर सकता है। ठीक है, जैसे जो विद्यालय के मानक होते हैं, मैदान हो गया, पौधशाला हो गई, कार्यालय हो गया, पुस्तकालय इत्यादि, ये मानक है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इन मानकों में बदलाव भी कर सकती है। ठीक है, और धारा 21 कहती है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, क्या बोलते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है, इसका गठन करना बहुत जरूरी होता है, एसएमसी का। ठीक है, हमने आपको पीछे बताया था कि विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और 12 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अब धारा 22 हमारी कह रही है कि प्रत्येक विद्यालय का संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि ये विद्यालय प्रबंधन समिति है, धारा 22 के अंतर्गत जिस भी विद्यालय का संचालन है वो कौन करेगा, विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, तो विद्यालय का संचालन
यहाँ पे विद्यालय का आपका क्या हो गया, संचालन हो गया। अब धारा 23 हमारी कह रही है कि केवल उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति होगी जो पात्र होंगे, यानी कि पात्र शिक्षकों की नियुक्ति। यहाँ पे पात्र शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे धारा 23 तक हो गई है। आगे हम देखते हैं धारा 24, 25 और यहां से 38 तक। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं धारा 24। धारा 24 ये अध्यापकों के लिए यहाँ पे प्रावधान है। और धारा 25 की बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक है और विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 60 पे 2, 61 से 91 के बीच में 3 शिक्षक रहेंगे और 91 से 120 में 4 शिक्षक रहेंगे और 91 से 150 में 5 शिक्षक प्लस 1 अध्यापक, प्रधान अध्यापक होगा। और इसके कार्य दिवस की बात करें तो 200 दिन कार्य दिवस है और कार्य घंटे 800 है। और इनका शिक्षक और छात्र अनुपात 1:30 है। और कक्षा 6 से 8 तक की उच्च प्राइमरी की बात करें तो शिक्षक 1 और विद्यार्थी 35 रहेंगे। कार्य दिवस 220 दिन, कार्य घंटे 1000 होगा और विद्यालय दूरी 2 किलोमीटर होगी। तो आगे बात करते हैं धारा 26 की। तो दोस्तों यहाँ पे धारा 26 हमारी कहती है कि विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। अगर 10% से ज्यादा पद है तो आपको क्या करना होगा, आपको भी सरकार को वहां पे भर्ती करना होगा। 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते। ठीक। अब धारा 27 हमारी कहती है कि धारा 27 में शिक्षक को कोई गैर शिक्षकीय कार्य नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ उसे किस में ड्यूटी लग सकती है उसकी 10 वर्षीय जनगणना, 10 वर्षीय जनगणना। दूसरी है आपदा कार्य। आपदा में शिक्षक की ड्यूटी लगाई जा सकती है, वरना कहीं भी और उसको गैर शिक्षणीय काम नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 कहती है कि प्राइवेट सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। और धारा 29 की बात करें तो धारा 29 में एक पाठ्यक्रम जो दिया जाता है, जो पाठ्यक्रम है हमारा, एक उनका पाठ्यक्रम बनाया जाए और उसे पूरा किया जाए। और उसे पूरा करना पड़ेगा किसके हिसाब से, जिस तरह से मान लीजिए 3 चैप्टर हमारे उसमें पूरे सिलेबस में कोई विज्ञान की किताब है, उसमें 10 चैप्टर है, तो हमने 3-3 चैप्टर करके उन्हें पढ़ाएंगे और पूरा पाठ्यक्रम उनका खत्म करेंगे। धारा 30 कहती है अध्यापक को बच्चों का लर्निंग कार्ड रखना बहुत जरूरी है। लर्निंग कार्ड रखना बहुत जरूरी है। और बता रहा है कि इसे अनुसूची के पाठन में धारा 30 में घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। तो अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार का जो व्यय था तो हमने आपको बताया, वो था व्यय जो उन्होंने किया है वो 55 और 45 है। केंद्र और राज्य सरकार का 55% और राज्य सरकार का 45% है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आई। तो हमने आपको धारा 30 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब यहां से चलते हैं आगे धारा 31 से लेकर 38 तक। बस आप थोड़े बने रहिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आता रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे धारा 31। धारा 31 क्या कहती है, राष्ट्रीय व राज्य बालक संरक्षण 2005, ये शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है, बच्चों को। और धारा 32 है हमारी बालकों की शिकायत को 3 माह के अंदर निवारण करना। जो बालकों की शिकायत है उसे क्या करना चाहिए, 3 माह के अंदर उनका निवारण करना। ठीक है, सबसे पहले और उस शिकायत को स्थानीय अधिकारी के पास जाएगी, फिर आगे न्यायालय में जाएगी। आगे बात करते हैं धारा 33 और 34 भी। इसमें केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार
केंद्र सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद धारा 35 कहती है कि समुचित सरकार द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत को लागू करना है। ठीक है, और धारा 36 कहती है कि दंडनीय अपराधों की कार्यवाही करने से पूर्व आप अपने सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिनके अंतर्गत धारा आती है जिनके अंतर्गत धारा आती है 13, 18 और 19। 13, 18 और 19 धाराएं आती है। तो दोस्तों अब जो दो धाराएं हमारी बची है 37 और 38, उनके बारे में देख लेते हैं कि ये दो धाराएं क्या कहती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको धारा नंबर 37 दिख रही है। तो धारा नंबर 37 में क्या है कि केंद्र व राज्य सरकार का, स्थानीय सरकार का और विद्यालय प्रबंधन समिति का बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी बात दायर नहीं किया जाएगा। और धारा 38 कह रही है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए या वहां की समस्या को देखते हुए आरटीई में परिवर्तन कर सकता है, यानी आरटीई में कुछ संशोधन भी कर सकता है। तो दोस्तों आज की ये धाराएं वाली क्लास आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।